नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश संधू आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपको HPU LLB का जो एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं वहाँ पे आपको आंसर कैसे लिखना है, मतलब कि आपको आंसर कैसे अटेम्प्ट करना है। ये वीडियो स्पेशली मैंने बनाई है LLB फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। और दूसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, फ्लो चार्ट आपको कैसे बनाना है, क्योंकि फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं आपकी आंसर राइटिंग में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आंसर राइटिंग पे आने से पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं जिसकी शायद आपको नॉलेज होगी मेरे से पहले। इसके अंदर अगर हम बात करें बेसिक नॉलेज की तो टोटल मार्क्स 100 होते हैं, जिसके अंदर 80 नंबर की थ्योरी होती है। जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है उसमें आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं और ईच क्वेश्चन 16 मार्क्स का होता है। इसके बाद जो आपके 20 नंबर बचते हैं, 15 नंबर आपके इंटरनल एग्जाम के होते हैं और 5 नंबर आपकी अटेंडेंस के होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये बेसिक नॉलेज कंप्लीट हो गया। अब हम समझते हैं ऐसी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, जिन बातों को आपको फॉलो करना है जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत सभी को होती है। जो फ्रेश स्टूडेंट होता है लॉ के अंदर या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में, उसको ये बहुत दिक्कत आती है टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि आपके 5 क्वेश्चन होते हैं, 3 घंटे का समय होता है और एक क्वेश्चन होता है 16 नंबर का। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का है तो वो क्वेश्चन कितना लेंथी होगा, उसका आंसर आपको कितना लेंथी लिखना पड़ेगा। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बात आती है टाइम मैनेजमेंट की। जब आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाएंगे और वहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो वहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि मुझे किस क्वेश्चन के लिए कितना समय देना है। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता होगा उसको आप ज़्यादा समय दीजिए, और जो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से नहीं आता होगा उसको आप कम समय दीजिए। क्योंकि होता ऐसा है कि जब आप पहला क्वेश्चन लिखने बैठते हैं उसमें ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि हमारी टाइम मैनेजमेंट नहीं होती है। और पहला क्वेश्चन वही करिएगा जो आपको अच्छे से आता हो। ऐसा मत करिएगा कि जो क्वेश्चन पहला है उसको पहले कर दिया और वो आपको अच्छे से नहीं आता हो। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता हो आप उसी क्वेश्चन को पहले कीजिएगा, तभी आपको जो है वो फ़ायदा होगा एग्ज़ाम के अंदर। तो ये आपको चीज़ें डिसाइड वहाँ पे करनी है कि मुझे किस क्वेश्चन के लिए कितना समय देना है। क्योंकि अगर आप वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो होता पता क्या है, क्योंकि ये चीज़ें हमने भी फेस की हैं जब हम एग्ज़ाम देने बैठते थे कि जो आपका पहला क्वेश्चन है उसको हम ज़्यादा समय देते हैं और जो दूसरा क्वेश्चन है थोड़ा कम समय उससे होता है, और एंड में होता ये है कि टाइम ख़त्म हो जाता है लेकिन हमारा एक या दो क्वेश्चन बच जाते हैं, ताकि जो आपकी 40 सीट्स हैं वो भर जाएं और जो आपके 5 क्वेश्चन हैं वो पूरे के पूरे हो जाएं। दूसरा पॉइंट आता है डिवीज़न ऑफ सीट्स। जो आपकी आंसर शीट होती है उसमें 40 पेजेस होते हैं। अब वहाँ पे आपको डिवाइड ये करना है कि मैंने किस क्वेश्चन के लिए कितने पेजेस देने हैं, मतलब कि कौन सा क्वेश्चन कितने पेजेस के अंदर करना है, कितनी सीट्स के अंदर करना है। यह आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो मैंने आपको पहले बताया कि जो पहला क्वेश्चन है जो आपको अच्छे तरीके से आता है उसमें हम 10 से 15 सीटें भर देते हैं। जो बाकी के क्वेश्चन होते हैं उसमें सीटें कम रह जाती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो भी क्वेश्चन आपको ढंग से आता होगा उसमें भी 10 या 11 सीटें आप भरिए, और जो क्वेश्चन आपको थोड़ा कम आता है उसमें आप 5 6 या 7 सीटें भरने की कोशिश करिएगा, क्योंकि तभी वहाँ पे आपको नंबर मिलेंगे। अगर आप 40 सीटें भर सकते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप 40 सीट्स नहीं भर सकते हैं तब आप कोशिश ये कीजिएगा कि आपकी 30-35 के बीच में आपकी सीट्स भर जाएं, क्योंकि तब आप एग्ज़ाम के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लिखने की कोशिश वही करिएगा जो फैक्ट्स हैं, खुद से कुछ ना बना के जो फैक्ट्स हैं वही आपको आंसर शीट्स के अंदर लिखने पड़ेंगे। तो ये यहाँ पे डिवीज़न ऑफ सीट्स हो गया। बीच में कोई भी शीट खाली ना छोड़ें, क्योंकि उससे गलत इम्पैक्ट पड़ता है। थर्ड पॉइंट है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप आंसर राइटिंग करते हैं, जब आप आंसर लिखते हैं, तो वहाँ पे आपको ब्लू है ब्लैक स्केच का यूज़ करना पड़ेगा। हालांकि कुछ लोग पेन का यूज़ भी करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप स्केच का यूज़ करें, क्योंकि उससे जो एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। कोई भी आपके आंसर के अंदर कोई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप चाहते हैं कि एग्जामिनर उसको पढ़े, तो वो आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। जो हेडिंग होती हैं आपको वो मार्क करनी पड़ेगी, ताकि एग्जामिनर का सीधा जो ध्यान है वो वहाँ पड़े। फोर्थ पॉइंट है केस लॉज।
लॉ के स्टूडेंट हैं आप, और लॉ विदाउट केस लॉज नहीं होता है। केस लॉज आपको हर आंसर के अंदर लिखने पड़ेंगे। अगर कहीं ऐसा भी होता है कि हर पॉइंट पे केस लॉज होते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आईपीसी का, वहाँ पे हर सेक्शन वाइज केस लॉज होते हैं और एक सेक्शन में बहुत सारे केस लॉज होते हैं। आपको सारे केस लॉज वहाँ पे नहीं लिखने हैं, लेकिन आपको पर सेक्शन वाइज 2 या 3 केस लॉज आपको लिखने पड़ते हैं। अगर आप कोई आंसर लिख रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको केस लॉज ऐड करने पड़ते हैं। अब हम चलते हैं हमारे आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। जो हमारा मेन टॉपिक है वो है आंसर राइटिंग। मैं इस आंसर राइटिंग को 3 स्टेप्स के अंदर डिवाइड करता हूँ: इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट और कंक्लूजन। और लास्ट में पॉइंट आता है केस लॉज का, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया कि केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लॉ के अंदर। आपको केस लॉज पढ़ने ही पड़ेंगे। जब आप आंसर राइटिंग करते हैं आपको वहाँ पे भी केस लॉज लिखने पड़ते हैं। अगर आप वहाँ पे केस लॉज लिखेंगे उसकी अलग वेटेज आपको मिलती है, और एग्जामिनर उस बेसिस के ऊपर आपको अच्छे मार्क्स दे सकता है। और आप कोशिश ये करिएगा, मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसके रिगार्डिंग आप लेटेस्ट केस लॉज ढूंढिएगा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब जो मैंने 3 पॉइंट आपको यहाँ पे बताए, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट और कंक्लूजन, इसको मैं आपको समझाता हूँ फ्लो चार्ट से। जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो सबसे पहले पेज के ऊपर आपको फ्लो चार्ट ही बनाने पड़ेंगे, क्योंकि फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लॉ के अंदर। अगर आप जानते हैं कि फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। अगर मैं आपको फ्लो चार्ट को एक सिंपल भाषा में समझाऊं, तो जैसे इंडेक्स होता है कि इस बुक में क्या क्या टॉपिक आपको मिलेंगे, वो आपका फ्लो चार्ट होता है कि इस आंसर में जो स्टूडेंट है उसने क्या क्या लिखा है, वो क्या क्या जानता है। क्योंकि हम एक चीज़ मानते हैं, कहावत आपने सुनी होगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है वही आपका लास्ट इंप्रेशन होता है। तो जो आपका फ्लो चार्ट होता है ये आपका इंडेक्स के रूप में काम करता है कि आपने आंसर में क्या क्या लिखा है। फ्लो चार्ट में आपको सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, जो आपकी मेन मेन हेडिंग्स होती हैं आपको वो लिखनी है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि जो मैंने पहले बात की 3 स्टेप्स की, वो आपको कैसे लिखने हैं। अब जैसे ये फ्लो चार्ट मैंने तैयार किया है खुद, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे नेचर की बात हो रही है, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिखा है इंट्रोडक्शन, दूसरे पे नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और लास्ट में मैंने कंक्लूजन लिखा है। इंट्रोडक्शन के अंदर आपको लिखना पड़ेगा जो आपके आंसर में होगा, मतलब कि आपको एक थोड़ा हिंट देना पड़ेगा कि मैंने इस आंसर के अंदर क्या क्या लिखा है और मैं क्या क्या जानता हूँ जानती हूँ, वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब सेकंड पे हम आते हैं हमारे सेकंड स्टेप मेन कंटेंट में। अब जो आपका मेन कंटेंट है वो आपके आंसर की जान होती है, मतलब कि वो हर्ट होता है आपके आंसर का। जो आप यहाँ पे लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। अब जो आपका मेन कंटेंट है आपको वो यहाँ पे लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट में लिखा है यूनिटरी फीचर्स और फेडरल फीचर्स। अब आपको जो आपका फ्लो चार्ट है आपको यहाँ पे सिर्फ हेडिंग्स लिखनी है, लेकिन जो आपका मेन कंटेंट होगा वहाँ पे आपको ये चीज़ें सारी डिफाइन करनी है कि ये असल मायने में बात क्या करते हैं। और लास्ट में कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, क्या वो यूनिटरी है, क्या वो फेडरल है, या फिर वो क्वासी फेडरल है, वो आपको मेन कंटेंट के अंदर लिखना है। और यही चीज़ें आपको कंक्लूजन के अंदर लिखनी है। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर केस लॉज है तो उनको आप लास्ट में मेंशन कर सकते हैं फ्लो चार्ट के नीचे, जैसे कि ये केस लॉज मैंने इस आंसर के अंदर लिखे हैं, इस क्वेश्चन के अंदर लिखे हैं, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। कंक्लूजन के अंदर भी आपको वही चीज़ें लिखनी है जो आपने यहाँ लिखी हैं कि अब आपका कंक्लूजन क्या है, आप क्या मानते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नेचर क्या है, क्या वो फेडरल है, क्या वो यूनिटरी है, या फिर वो क्वासी फेडरल है, वो आपको कंक्लूजन के अंदर लिखना है। और यहाँ पे आप कोशिश ये कीजिएगा कि आपका एक पेज इंट्रोडक्शन से भर जाए, एक या फिर आधा पेज आपका जो लास्ट पॉइंट है कंक्लूजन इससे भर जाए। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। हाँ, कई बार क्या होता है कि शॉर्ट नोट्स आते हैं आपको लिखने के लिए 8-8 नंबर के, तो वहाँ पे आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर आप लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तब आप वहाँ पे लिखिए, अदरवाइज लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आप फ्लो चार्ट बनाइए और डायरेक्ट आप मेन कॉन्टेंट वहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 शॉर्ट नोट्स होते हैं। बाकी आपको कोई भी दिक्कत आती है एलएलबी के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, मुझे आप मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर।
जितना मेरे से होगा मैं कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, जो आपकी आंसर राइटिंग को अच्छा बनाएगी और जो एग्जामिनर है उसके ऊपर एक अलग इम्पैक्ट डालेगी। तो अगर आपको ये जो फ्लो चार्ट है, अगर आपको ये चाहिए तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर आप टेलीग्राम यूज़ नहीं कर सकते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। मैं आपको वहाँ पे ये फ्लो चार्ट सेंड कर दूँगा। बाकी जो एलएलबी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सब्जेक्ट वाइज मैं उनके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, वो नेक्स्ट वीक पर सब्जेक्ट वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। तो यही था इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है या फिर कोई सुझाव है, आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।